ये कहानी है चंदगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव सीतापुर की, जहां दो सौतेले भाई शेरा और गोलू अपने पिता दीनानाथ और अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। लेकिन समय के साथ साथ दीनानाथ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अरे आ गया मेरा सबसे कोमल मन का बेटा। आ बेटा आ जा। पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। आपके बिना ये घर बिखर जाएगा पिताजी। कृपया हमें अकेला मत छोड़िए। अरे जब तक तू है ना, तब तक मुझे भरोसा है कि इस घर को कुछ नहीं हो सकता। मुझसे नहीं होगा पिताजी। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं संभाल पाऊंगा। हमारी ये हलवाई की दुकान ही हमारा घर है, और भैया का हाल तो आपको पता ही है। अरे बेशक रिश्ते में मैं तेरा ताऊ हूं, पर तेरे पिता को मैंने पता है क्या बोला था जब वो जाने वाला था। आपने क्या कहा था पिताजी? कि तू इसकी चिंता बिल्कुल मत करना, इसे मैं अपने बेटे की तरह पाल लूंगा। तो मैं भली भांति जानता हूं कि तुझे अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम दोनों भाई मिलकर अपने आप सब संभाल लोगे। और बात रही तेरे बड़े भाई की, तो उसे मैं अपने आप समझा दूंगा। अब तो बेफिक्र हो जा और एक बार उसे भी अंदर भेज दे। जी पिताजी। भैया, पिताजी आपको बुला रहे हैं। शेरा गुस्से से गोलू की तरफ देखता है, लेकिन बिना कुछ कहे उसे नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है। अरे शेरा, बैठ बैठ। शेरा चुपचाप जाकर दीनानाथ के बगल में बैठ जाता है। अरे किस बात की नाराजगी है तुझे? पिताजी, मुझे नाराजगी की भला क्या बात हो सकती है? सब कुछ ठीक है। अरे तो फिर अपने छोटे भाई से ठीक से बात क्यों नहीं करता? वो मेरा छोटा भाई ही नहीं है पिताजी, कभी नहीं हो सकता। बचपन से तो आपने यही सिखाया है, सबसे पहले उसे फिर मुझे। अरे बेटा, तुझे अच्छा लगे या बुरा, वो मेरा बेटा है और मेरी आखिरी सांस तक मानूंगा उसे अपना बेटा। तू बैठ जरा। हाँ बोलिए पिताजी। तू बड़ा भाई है उसका, उसके बेटे का भी बड़ा भाई है, तो तेरी जिम्मेदारी है उसका ध्यान रखना और घर के हर सदस्य का ध्यान रखना, फिर चाहे वो गोलू हो या उसका बेटा। मेरे जाने के बाद घर में तू सबसे बड़ा होगा, तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू सबका ध्यान रखे। वादा कर। शेरा बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहां उसका बेटा बंटी और उसकी पत्नी बैठे थे। बंटी, बाहर जा। क्या हो गया है जी? अब इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? पिताजी ने फिर वही कहा, गोलू का ध्यान रखना उसके बेटे की जिम्मेदारी भी मेरी। और मेरा अपना परिवार, मेरा बेटा, उसका क्या? बचपन से बस यही चलता आया है, पहले वही फिर कहीं जाकर मेरी बारी। आज भी मुझसे हाल तक नहीं पूछा, बस गोलू गोलू करते रहे। क्या? हाँ तो मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? क्या मैं बेवकूफ हूं कि अपने बाप की तरह दूसरों के बच्चों का ठेका अपने सिर पर ले लूं? जाए भाड़ में वो, कहीं भी। उधर गांव के बाहर पेड़ के नीचे बंटी और चिंटू, जो गोलू का बेटा था, दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। ताऊ जी आज बिल्कुल भड़के हुए थे। आज जब वो कमरे में आए। क्यों? अरे पता नहीं, दादा से मिलने से पहले तो बिल्कुल ठीक थे। मेरे पिताजी का तो दादा के दुख में रो रो के बुरा हाल हो गया है। वो तो होगा ही चाचा, दादा को वो अपने बाप से बढ़कर मानता है। भैया, पर मुझे तो एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात? कि हमारे पिताजी की बनती क्यों नहीं है? भाई तो हम भी हैं ना, लेकिन हमारी तो बनती है। अरे देख, पूरी बात तो भाई मुझे भी पता नहीं है, पर हाँ मैंने इतना ज़रूर सुना है कि हमारे पिताजी भी कभी हमारी ही तरह हुआ करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दादा ने तेरे पिताजी को गोद ले लिया और तभी से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। आगे क्या हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता यार।
भैया, अगर उन दोनों की जगह हम होते ना तो मैं आपके लिए जान भी दे देता। हाँ अच्छा, ऐसे ही दे देता। मैं तेरा बड़ा भाई किस काम का हूँ। हिम्मत तो करके दिखाया तूने कुछ कहने की। उसे तो मैं यहीं का यहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा। अच्छा भैया, ज़रा सोचो, अगर हम दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते तो कितना मज़ा आता। ये दोनों तो बस चुपचाप बैठे रहते हैं। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी शीरा वहां आ जाता है। अरे बंटी, चल बाजार चलना है, सब्जी लेने चल। ठीक ठीक है। शेरा बंटी को वहां से ले जाता है और गुस्से में बोलने लगता है। अरे तुझे कितनी बार कहा है उसके साथ मत रहा कर। पर वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहता। चिंटू ये सारी बातें सुनकर उदास मन से अपने घर चला जाता है और जैसे ही रात ढलती है, पूरा घर रोने की आवाजों और चीखों से गूंज उठता है। पिताजी, पिताजी नहीं, पिताजी आपको अभी नहीं जाना था। हमें छोड़कर यूं नहीं जाना था पिताजी। अब अंतिम संस्कार अब तो सुबह ही कर सकते हैं। सुबह होते ही पूरा गांव दीनानाथ के अंतिम संस्कार में इकट्ठा हो जाता है और पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। मतलब अपना नया ठिकाना ढूंढ ले। मतलब ये है कि अब तू इस घर में नहीं रह सकता। और कितना साफ बोलूं? और ये हलवाई की दुकान तेरी नहीं है, समझा? अपना बिस्तर बोरी बांध और निकल यहां से। अरे ये आप क्या कह रहे हो भैया? ये घर, ये दुकान सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये मेरी भी है। खुद पिताजी ने मुझसे कहा था। अरे उसे सिर पर चढ़ाने का शौक था, मुझे नहीं। ले, रख लिया है क्या मैंने? तेरा तो सिर्फ बेटा है, मेरी तो बीवी भी है। भैया, भैया वो तो कब की गुजर गई। इसमें मेरी और मेरे बेटे की क्या गलती है? आप हम दोनों को बेघर क्यों कर रहे हैं भैया? अरे तेरे हाथ पैर है ना, लंगड़ा है क्या? काम कर सकता है ना तो कमा, समझा? पापा, पर ये जाएगा कहाँ? और चिंटू तो अभी छोटा है। अरे तुझसे 1 साल छोटा है बस, और तू बीच में मत बोल। ऐ सुन ले, कल तक का वक्त है तुम दोनों बाप बेटे के पास, बता रहा हूं, वरना मैं खुद तुम्हारा सामान बाहर फेंक कर आऊंगा। बाहर। पिताजी, अब क्या होगा पिताजी? पापा, अब हम क्या सच में चले जाएंगे क्या? तभी शेरा अंदर से बंटी को बुलाता है। बंटी, यहां क्या कर रहा है? इधर आ जल्दी। बेटा तुम अंदर चले जाओ, वरना वो और भड़क जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही गोलू और चिंटू अपना सामान एक बैग में बांधकर घर से बाहर निकल जाते हैं। बंटी उदास आंखों से बस उन्हें जाता हुआ देखता रह जाता है। चलते चलते दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। पापा, अब हम रुकेंगे कहाँ? अब तो बेटा यहीं रुकना पड़ेगा, बाकी सब कल देखा जाएगा। पापा, वो घर तो आपका भी था ना, तो आप लड़े क्यों नहीं? उससे क्या होता है बेटा? उससे क्या होता है बताओ? अरे दुकान में तो आप भी उतनी ही मेहनत करते थे जितने ताऊ जी, तो आपका भी तो हक था ना। मेरा तो मन कर रहा था कि उन्हें। बेटा नहीं, ये गलत बात है। वो बड़े हैं, उनके बारे में ऐसे बात नहीं करते, चाहे वो कुछ भी कहें। इतने दिनों बाद सत्य की महक आई है किसी से, परंतु यह सुगंध सत्य की है या दिखावे की, ये तो परखना ही होगा। साधु एक बूढ़ी औरत का भेष धारण करके उनके पास चला जाता है। अरे बेटा, जरा सुनो तो। बेटा, 2 दिन से भूखी घूम रही हूँ, 1 पैसा भी नहीं है। अगर हो सके तो इस बुढ़िया की मदद कर दो बेटा। गोलू बिना कुछ सोचे समझे अपने बचे हुए सारे पैसे उस बूढ़ी औरत को दे देता है। भगवान तुम्हारा खूब भला करे बेटा। पापा, वैसे ही हमारे पास पैसे सिर्फ आज के गुजारे के लायक थे, वो भी आपने उन्हें दे दिए। थोड़ा आगे जाते ही
एक बैलगाड़ी से सेठ की पोटली नीचे गिर जाती है। गोलू तुरंत भागकर जाता है और वो पोटली उठाकर अपने हाथ में ले लेता है। अरे सेठ जी रुकिए, आपका बैग गिर गया था। अरे वाह भाई, तुम तो बड़े ही ईमानदार हो, परंतु जंगल में इतने सामान के साथ क्या कर रहे हो? गोलू सेठ को पूरी बात सच सच बता देता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहीं पक्का घर और दुकान दिलवा सकता हूँ। तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी बहुत तगड़े लोगों से जान पहचान है। नहीं सेठ जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा। तभी वो सेठ अचानक साधु के रूप में उनके सामने आ जाता है। अर्थात तुम्हारी सत्य की सुगंध बिल्कुल खरी है। मतलब, और आप कौन है बाबा जी? मैं वो हूं जो विपत्ति में फंसे लोगों को राह दिखाता हूं। तुम्हारे मन की सच्चाई और कोमलता ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है पुत्र, इसलिए मैं तुम्हें एक भेंट देता हूं। ये एक बहुत ही खास सामग्री है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। इसकी मात्र 2 चुटकी और फिर कमाल देखना। अब जाओ, वापस अपने गांव जाओ, वहीं तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। गोलू और चिंटू वापस गांव में आते हैं और देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। कल राजमहल में एक खाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो भी विजयी होगा उसे राजमहल का शाही रसोइया नियुक्त किया जाएगा। पापा, शाही रसोइया बनने का मौका? अरे पर बहुत लोग आए हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि हम ही जीते हैं। पर पापा, वो खास सामग्री भूल गए। क्या आप उन साधु महाराज वाली? अरे अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। आप जो भी बनाएंगे उसका सारा सामान यहीं से ही मिलेगा। दोनों मिलकर गर्मा गर्म समोसे बनाते हैं और फिर उनमें बाबा का दिया हुआ खास मसाला डालते हैं। ये आखिरी दावेदार है महाराज जी। हमने महाराज के लिए खास समोसे बनाए हैं। महाराज जैसे ही समोसा खाते हैं उनके चेहरे पर खुशी छा जाती है। मंत्री जी, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्वर्ग से कोई पकवान लाकर मेरी जीभ पर रख दिया हो। बिना किसी देर के इन्हें ही विजयी घोषित किया जाता है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ही दिन से शाही रसोई की पूरी जिम्मेदारी गोलू और चिंटू को सौंप दी जाती है। धीरे धीरे पूरे गांव में उनके नाम के चर्चे होने लगते हैं। उधर शेरा की दुकान पर एक आदमी आता है। आहा भाई शेरा, अरे जरा 3 बढ़िया गर्मा गर्म समोसे लगा दो। जी अभी लगा दी भैया। वैसे तेरे भाई का सुना? अरे वो राजमहल में शाही रसोइया लग गया। हाँ सुना तो है। अरे तुम तो बस यहाँ मामूली सी दुकान खोलकर बैठे हो। अरे ये चलाना भी कोई आसान बात नहीं है भैया। हाँ तेरी बात भी ठीक है, लेकिन जो भी हो तेरे भाई ने कमाल तो किया है कि नहीं? मानता है ना? सुना है उसके हाथ के समोसे खाकर महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। ये सब सुनकर शीरा को बहुत गुस्सा आता है। चाचा ने बहुत अच्छी बनाई होगी, तभी तो उन्हें बुलाया गया। हाँ, तुझे बड़ी तरफदारी आ रही है उसकी। हाँ, बड़ी तरफदारी कर रहा है उसकी। बात तरफदारी की नहीं है पिताजी, आपकी वजह से मेरा छोटा भाई भी मुझसे दूर हो गया। बंटी चुपचाप वहां से चला जाता है और शीरा पूरी रात सो नहीं पाता। उसके अंदर जलन की आग जलती रहती है। रात में बेचैनी बढ़ने पर शेरा बाहर निकलता है। उसी समय बंटी उसे देख लेता है और चुपके से उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। शेरा रास्ते में एक धतूरा का फूल तोड़ता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि बंटी सब कुछ पीछे खड़े होकर देख रहा था। अब कल का दिन चढ़ते ही उस गोलू का सूरज ढल जाएगा। अगले दिन एक बूढ़ा नौकर रामू काका एक बैग लेकर जा रहे थे जिसमें राजमहल के लिए शुद्ध घी रखा हुआ था। अरे रामू काका, मैं कुछ मदद करूं? अरे नहीं बेटा। अरे कोई बात नहीं काका, आप मुझे बताओ कहाँ ले जाना है, मैं ले जाता हूं। मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए। अच्छा ठीक है बेटा, इसे राजमहल की रसोई तक पहुंचाना है। इसमें महाराज के लिए खास घी है,
शेरा वो बैग ले लेता है और उसमें धतूरे का जहर मिला देता है। गोलो को लगता है कि ये घी रामू काका रख कर गए हैं, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उसे उठा लेता है। गोलो उसी घी से महाराज के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। महाराज खुशी खुशी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद महाराज अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद महाराज को तेज खांसी आने लगती है और अचानक महाराज नीचे गिर पड़ते हैं। महाराज, महाराज, कोई जल्दी राजवैद्य को बुलाओ। वैद्य जी महाराज को देखकर बताते हैं कि उन्हें किसी ने विष दिया है। ये तो अच्छी बात है कि विष अधिक मात्रा में नहीं था, वरना इनके प्राणों को भी संकट हो सकता था। उन दोनों को बंदी बनाकर लाओ। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। पिताजी, आपने चाचा के साथ क्या किया? पूरे गांव में बात फैल रही है कि चाचा ने महाराज के खाने में विष मिलाया। मुझे पता है उन्होंने ये नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने आपको देखा था धतूरे के फूल तोड़ते हुए। अरे अरे, क्या कुछ भी बोले जा रहा है? मैं क्यों करूंगा? पिताजी, उनके साथ चिंटू को भी जेल हो जाएगी। अरे वो आपके भाई हैं। अरे कुछ नहीं है, वो मेरा। ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं खुद कर लूँगा। ये बात मेरे छोटे भाई की जान की है, उसके लिए मैं कुछ भी कर लूँगा। गोलो और चिंटो को महाराज के सामने पेश किया जाता है। महाराज, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, हम मला ऐसा क्यों करेंगे? तुम दोनों के अलावा वहां और कोई नहीं था महाराज। ये सब इन्हीं का कराया हुआ है। आप इन्हें इनके अपराध का दंड दें महाराज। चंदगढ़ राज्य के महाराज पर जानलेवा आक्रमण करने के जुर्म में आप दोनों को फांसी का दंड दिया जाता है। सजा सुनाते ही वहां पर बंटी आ जाता है। महाराज रुकिए, इसका दोषी ये नहीं बल्कि मैं हूँ। जहर मैंने ही आपके खाने में मिलाया था। क्या? जी महाराज। बंटी, तुम? अच्छा, अगर तुमने विष मिलाया है तो फिर तुम ये भी बता सकते हो कि वो कौन सा विष था? जी बिल्कुल, मैंने ही धतूरे का विष मिलाया था महाराज। क्या ये सच है वैद्य जी? जी महाराज। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। तभी शीरा वहां पर आ जाता है। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है महाराज? मेरे बेटे को बंदी बनाया जा रहा है। क्योंकि तुम्हारे बेटे ने ही महाराज को मारने का षड्यंत्र रचा था। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ है। ये ऐसा क्या करेगा? तो फिर इसे कैसे पता कि खाने में धतूरे का विष था? शीरा चुप हो जाता है और रोने लगता है। महाराज, उस खीर में मैंने जहर नहीं मिलाया था, लेकिन मैंने सिर्फ 2 बूंदें मिलाई थी। मैं आपके प्राण नहीं लेना चाहता था। मैं तो बस यही चाहता था कि आप इन दोनों को शाही रसोई के पद से हटा दें। मुझे पता है, क्योंकि इसने मुझे धतूरे के फूल तोड़ते हुए देख लिया था। ये सब क्या चल रहा है? आखिरकार ये षड्यंत्र किसका है? देखो, सभी के सभी सत्य बताओ, नहीं तो चारों को फांसी मिलेगी। महाराज, मैंने ही वो विष आपके घी में मिलाया था जो अलग से आपके लिए आता है। आप चाहें तो रामू काका से भी पूछ सकते हैं। वहीं पर रामू काका को बुलाया जाता है। रामू काका, इस व्यक्ति को ध्यान से देखो। जी महाराज जी, इस नौजवान ने कुछ दिन पहले मेरी मदद की थी महाराज के खास घी को राजमहल तक ले जाने में। सब साफ हो गया। सैनिकों, इन सबको छोड़ दो और इसके पिता शेरा को बंदी बना लो। तभी गोलो हाथ जोड़कर महाराज के सामने विनती करता है। महाराज, महाराज, मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए, दया कीजिए महाराज। उनके बिना उनकी पत्नी और बेटे का क्या होगा महाराज? कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। ये देखकर शीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे परिवार का ध्यान रखना। ऐसा व्यक्ति बनना जैसे हमारे पिताजी थे। हम बच्चों के पहले कोई मिले जात, किसी भी में अपने मदर हकी। महाराज, महाराज, दया कीजिए, मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए महाराज। ये अपराध तो अवश्य ही दंडनीय है, परंतु एक भूल तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। परंतु दंड आपको फिर भी मिलेगा। मैं चंदगढ़ का महाराज आपको कारावास का दंड सुनाता हूं। अब फांसी नहीं होगी। बहुत बुरा किया है भाई, तो सजा तो मिलेगी ही।
पर मुझे जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि तू है ना हमारे पिता का श्रवण कुमार। उस दिन जेल की ऊंची दीवारों ने दो भाइयों को अलग तो कर दिया, लेकिन उनके दिलों के बीच खड़ी नफरत की दीवार हमेशा के लिए गिर गई। शेरा सजा पाकर भी जीत गया था, क्योंकि आज उसे समझ आ गया था कि भाई का प्यार कभी सौतेला नहीं होता।